माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच फंडामेंटल राइट को रिप्रेजेंट किया गया है। तो आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट को रिप्रेजेंट करता है और हम लोगों का आज का विषय वस्तु क्या है? आर्टिकल 14। तो ये फंडामेंटल राइट के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट का 3rd आर्टिकल है और यहां से जाकर के आपके फंडामेंटल राइट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अभी तक तो सर्कमस्टांसेस रिप्रेजेंट किया जा रहा था, 12th में स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया और 13 में फंडामेंटल राइट के स्टेटस को आइडेंटिफाई किया गया। फंडामेंटल राइट है क्या, ये पहली बार दिखता है कहां? आर्टिकल 14 से। तो आपको जैसा कि पता है आर्टिकल 14 to 18 ये फंडामेंटल राइट के फर्स्ट सेगमेंट राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार को रिप्रेजेंट करता है। तो आर्टिकल 14 to 18 फंडामेंटल राइट का फर्स्ट सेक्शन आपको यह बताता है कि समानता, इक्वलिटी, समानता, इक्वलिटी को इंडियन सिस्टम में इस्टेब्लिश किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। तो ये इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 जगह दिखता है। एक तो प्रीएम्बल में दिखता है, जहां आपको इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी की बात की गई है और इक्वलिटी दूसरी बार रिप्रेजेंट होता है फंडामेंटल राइट में 14 to 18 के बीच। तो अब पर्टिकुलर एक एक करके हम देखेंगे कि 14, 15, 16, 17 और 18 आर्टिकल से किस प्रकार इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सिस्टम में इक्वलिटी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है और किस आर्टिकल से हमें कौन सा अधिकार मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके बीच एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आर्टिकल 14। फंडामेंटल राइट के सेगमेंट में फर्स्ट आर्टिकल समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, और राइट टू इक्वलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिकल 14 to 18। और 14 to 18 में हम लोग फर्स्ट आर्टिकल देख रहे हैं 14, और 14 आर्टिकल कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि भारत क्षेत्र के अंदर भारत के किसी भी नागरिक को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड किया जाएगा, अवेलेबल किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 बातों पर जोर दी जा रही है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट इज द आर्टिकल 14। तो क्लॉज ए रिप्रेजेंट करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ को और क्लॉज बी 14 रिप्रेजेंट करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को टोटल एंड कंप्लीट समझने के लिए हमें एक और टर्म से रूबरू होना पड़ेगा और वो है ROL, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को आप कह सकते हैं सुपरमेसी ऑफ लॉ, विधि की सर्वोच्चता। क्योंकि ये जो आर्टिकल 14 कह रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंडिया के हर सिटीजन को अवेलेबल कराया जाएगा, तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए रूल ऑफ लॉ का एप्लीकेशन जरूरी है। तो रूल ऑफ लॉ जहां होगा वहीं पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ हो सकता है। तो इसमें रूल ऑफ लॉ कंप्राइज्ड है। अब रूल ऑफ लॉ के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप ये जानिए कि रूल ऑफ लॉ कहता है कि चाहे आप किंग हो या आप सब्जेक्ट हो,
राजा हो या प्रजा हो, आप रिप्रेजेंटेटिव्स हो, आप रिप्रेजेंटेटिव्स हो या सिटीजन हो। ओल्ड कंसेप्ट में देखें, न्यू कंसेप्ट में देखें, कहीं भी देखिए, चाहे शासक हो, गवर्नमेंट हो या गवर्नड, शासक हो या शासित हो, राजा हो या प्रजा हो, रूलर हो या सिटीजन हो, लॉ जो है सबके ऊपर सेम ट्रीटमेंट और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लाई करेगा। इसको क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स सुपरमेसी ऑफ लॉ। कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशंस, कोई गवर्नमेंट, कोई ऑथोरिटी सुपीरियर नहीं है। सुपीरियर कौन है? लॉ। विधि की सर्वोच्चता है। हर हाल में कानून की सर्वोच्चता रहेगी। हम में से कोई भी, चाहे वो रूलर हो या सब्जेक्ट हो, सिटीजन हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, ऑफिसर हो या क्लर्क हो, लेबर हो या ऑनर हो, हम में से कोई भी यदि कोई ऐसा एक्ट करता है जो जस्टिफाइड नहीं है, तो लो हम सबके ऊपर सेम ट्रीटमेंट सप्लाई करेगा। इसको क्या कहेंगे? इक्वलिटी बिफोर लॉ। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो क्लासिफिकेशन, नो वायसनेस, नो प्रिजुडिस, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून सब पर बराबर रूप से लागू होगा, वो कोई भेद नहीं करेगा, राजा रहो चाहे प्रजा रहो, जनता रहो। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि क्लासिफिकेशन होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है नो क्लासिफिकेशन, नो डिस्टिंक्शन, लॉ यूनिवर्सल अप्लाई होगा, वो सब पर बराबर रूप से लागू होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा, कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि इक्वलिटी को अफोर्ड करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है, सब्जेक्ट जो है, जो सिटीजन है, वो इकोनॉमिक बेस पर, एजुकेशनल बेस पर डिवाइडेड है, सबकी कैपेसिटी डिफरेंट है। तो वेलफेयर स्टेट या बेटर पब्लिक वेलफेयर को एश्योर करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, be clear about these three terms. If you want to be clear about the right to equality, or especially about the Article 14, which represents equality before law or equal protection of law. Equality before law और equal protection of law रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट पर काम करते हैं। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है कि लॉ सुप्रीम है। कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, रिप्रेजेंटेटिव्स, कोई सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम क्या है? लॉ है। हम में से कोई भी यदि लॉ के अगेंस्ट जाता है तो लॉ सबको इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, कोई भेद नहीं करेगा, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा, कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा। ये क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है
कि इक्वलिटी को सही मायने में अफोर्ड करने के लिए जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करना होगा। और क्लासिफिकेशन करने का मतलब है कि उसके लिए स्पेशल लॉ आएगा। तो इक्वलिटी को अफोर्ड करने के लिए क्लासिफिकेशन होगा। यह बात कौन कह रहा है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कह रहा है? कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा, लॉ की नजर में सब बराबर होंगे। तो यहां जो लॉ है वो जेनेरिक सेंस में है, कानून विधि अपने सामान्य अर्थ में है, और यहां जो लॉ है वो स्पेसिफिक है, खास है, पर्टिकुलर है, स्पेशल है और प्लूरल है, लॉज है। हम कुछ ऐसे कानून लाएंगे जो सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल लेवल पर मार्जिनलाइज्ड, डिप्रेस्ड क्लास को स्ट्रेंथन करेगा। तो ऐसे कानून जब हम लाएंगे जो मार्जिनलाइज्ड क्लास को, डिप्रेस्ड क्लास को मजबूत करने वाला होगा, वो तो क्लासिफाइड होगा, उस खास सेक्शन के लिए होगा। तो यहां तो क्लासिफिकेशन हो गया, यूनिवर्सल एप्लीकेशन तो नहीं रहा। तो माय डियर स्टूडेंट, बी क्लियर। आर्टिकल 14 रिप्रेजेंट्स रूल ऑफ लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ says that classification in order to get desired result is valid, not against equality। और इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि लॉ अपने जनरल सेंस में, सामान्य अर्थ में, सामान्य कानून कोई भेदभाव नहीं करेगा, उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होगा। चाहे रिप्रेजेंटेटिव रहो या सिटीजन रहो, लेबर रहो या ऑनर रहो, प्रेसिडेंट रहो या क्लर्क रहो, सबके ऊपर यूनिवर्सल एप्लीकेशन होगा। नो डिस्टिंक्शन, नो क्लासिफिकेशन। लेकिन इक्वलिटी को कंटेन करने के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए क्लासिफिकेशन करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनके लिए स्पेशल प्रोविजन लाएंगे। ये बात कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का सीधा मतलब है कि हमको इक्वलिटी जो देश में लाई जा रही है उसको अफोर्ड करने के लायक तो पहले बनाओ। समाज में हमसे मजबूत शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से लोग हैं और उनके लेवल पर यदि कोई वेलफेयर स्कीम प्रोड्यूस किया जाता है तो जो उनसे नीचे वाले हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो डिप्रेस्ड हैं, हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड है, एससी, एसटी, ओबीसी का रिकॉग्निशन होगा और उनके लिए स्पेशल प्रोविजन आएगा। ये कौन कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कि इक्वलिटी आ रहा है तो इक्वलिटी को अफोर्ड करने के लायक हमें होने दो। हमसे मजबूत लोगों के कतार में हमको लगा दोगे तो हम बराबर हक कैसे ले पाएंगे? मजबूत लोग सारे अवसर को हड़प लेंगे। तो जो कमजोर है, जो वीकर है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और इस रिकॉग्नाइज्ड क्लास के लिए स्पेशल लॉ आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये ब्रिटिश कंसेप्ट है, यूके का कंसेप्ट है, और ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये यूएसए, अमेरिकन कंसेप्ट है। इसको भी ध्यान से समझने की जरूरत है। थोड़ा मैं एक और बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि ये रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट था
इसको मॉडर्न जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको मॉडर्न जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का जो श्रेय है वो एक ब्रिटिश थियोलॉजिस्ट अल्बर्ट वेन डाइसी को है। अल्बर्ट वेन डाइसी, इसने 1885 में एक बुक लिखी जिसका नाम था द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is a book authored by Albert Van Dicey, a British theologist, legal expert। और इस किताब के जरिए ही उसने रूल ऑफ लॉ को वर्तमान दुनिया में एक जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट आइडियोलॉजी के रूप में इस्टेब्लिश किया। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब हुआ सुपरमेसी ऑफ लॉ, विधि की सर्वोच्चता होगी, कानून हर हाल में सर्वोच्च होगा और इसका पालन सबको करना होगा। कोई इंस्टीट्यूशन, कोई गवर्नमेंट उसको अवॉइड नहीं कर सकेगा या उसको ओवरटेक नहीं कर सकेगा। कानून की सर्वोच्चता होगी, विधि की सर्वोच्चता होगी। रूलर्स में, सिटीजन में, किंग में, सब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। यह है रूल ऑफ लॉ, established by Albert Van Dicey, a British theologist, established by his book The Study of the Law of the Constitution। तो ये रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट, रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट पर ही हमारा आर्टिकल 14 कहता है क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो माय डियर स्टूडेंट, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को शायद अब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ यूनिवर्सल एप्लीकेशन बताता है और यह कहता है कि डिफरेंशिएशन होगा। तो माय फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको कहा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक क्लॉज ए है और एक क्लॉज बी है। आर्टिकल 14 में दो बातें रिप्रेजेंट की जा रही है। Equality before law and equal protection of law shall not be denied by the state within the territory of India। क्लियर कहता है आर्टिकल 14, स्टेट shall not deny any person equality before law or equal protection of law within the territory of India। तो जैसा कि हमने आपको ये मीनिंग बता दिया कि ये रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ, विधि की सर्वोच्चता मान्य सिद्धांत है जिसके ऊपर ये काम करेंगे। और ये इक्वलिटी बिफोर लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है लॉ के यूनिवर्सल एप्लीकेशन को, और ये कह रहा है कि नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यहां कह रहा है कि किंग में, सब्जेक्ट में किसी भी तरह से लॉ जो है वो कोई अंतर नहीं करेगा, सबको वो बराबर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। मतलब लॉ का यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। ये कह रहा है कि नो, यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि इक्वलिटी को अफोर्ड करने के लिए समाज का एक वर्ग तैयार नहीं है। वो कमजोर है, वो वीकर है, उसको रिकॉग्नाइज करो और उसके लिए स्पेशल प्रोविजन लाओ। पहले उसको स्ट्रेंथन करो ताकि वो इक्वलिटी को कंटेन करने लायक हो सके। तो यहां कह रहा है कि क्लासिफिकेशन होगा, मतलब लॉ का एप्लीकेशन यूनिवर्सल नहीं होगा। तो यहीं से आप समझ लें कि यहां जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है ये लॉ का कैसा है? जेनेरिक मीनिंग है, सामान्य अर्थ में यहां कानून है। कोई भी कानून सामान्य तौर पर इक्वलिटी बिफोर लॉ के सेंस में काम करेगा, वो कोई भेद नहीं करेगा। लेकिन ये जो है वो स्पेसिफिक है। क्या है? स्पेसिफिक। और ये लॉज, कुछ कानून हम लाएंगे
जो क्लासिफिकेशन डिस्क्रिमिनेशन करने वाला होगा लेकिन उसका मोटिव होगा किसी को स्ट्रेंथन करना, मतलब पॉजिटिव अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा, नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो दो अंतर आपने देखा कि ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो यूनिवर्सल और जेनेरिक सेंस ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ए यूनिवर्सल नहीं है, क्लासिफाइड, फ्रेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन को डिमांड कर रहा है। और ये कह रहा है कि स्पेसिफिक कुछ कानून ऐसे होंगे, जनरल कानून का यहां मतलब नहीं है। तीसरी बात मैं कहूं कि ये कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा, मतलब कि ये प्रोहिबिट कर रहा है, ये प्रोहिबिट कर रहा है किसको? अनइक्वल ट्रीटमेंट को, अनइक्वल ट्रीटमेंट को ये प्रोहिबिट कर रहा है, रोक रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। इसे हम कहेंगे कि ये निगेटिव सेंस का है, निगेटिव अप्रोच है इसका इक्वलिटी बिफोर लॉ का। और ये डिमांड कर रहा है, ये क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है। किसका डिमांड कर रहा है? कि ऐसे कानून लॉ जो हमको इक्वलिटी को अफोर्ड करने के लायक बनाए। तो ये क्या है? पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये कैसा कंसेप्ट है? ये पॉजिटिव अप्रोच है। इक्वलिटी बिफोर लॉ निगेटिव अप्रोच है, क्योंकि ये प्रोहिबिट कर रहा है, रोक रहा है स्टेट को भी और सिटीजन को भी, आपको नहीं करना है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, क्लासिफिकेशन नहीं होगा, डिस्टिंक्शन नहीं होगा। तो ये क्या है? नेगेटिव अप्रोच है। ये क्या है? पॉजिटिव अप्रोच है। क्यों? क्योंकि ये डिमांड कर रहा है कि ऐसे लॉ लाओ जो हमको इक्वलिटी को अफोर्ड करने के लायक बनाए। हमको मतलब उनको जो वीकर सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो हिस्टोरिकली डिप्रेस्ड है, जैसे हमारे यहां एससी या एसटी कैटेगरी के लोग। यूनिवर्सल सप्लाई कर दोगे तो वो अपना हिस्सा, अपना शेयर अचीव नहीं कर पाएंगे। उनको एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली स्ट्रेंथन करना होगा और उसके लिए स्पेशल प्रोविजन लाना होगा। तो ये डिमांड कर रहा है कि कुछ स्पेशल लॉ लाओ जो उस वीकर सेक्शन को स्ट्रेंथन करेगा ताकि वो इक्वलिटी को अफोर्ड कर सकें। तो ये क्या है? पॉजिटिव अप्रोच है, ये नेगेटिव अप्रोच है। और अब जो बात रही कि ये यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश अप्रोच है और ये यूएसए, अमेरिकन अप्रोच है। इसका मतलब क्या है? जैसा कि आपको बताया कि रूल ऑफ लॉ सबके बेस में है, सुपरमेसी ऑफ लॉ, और ये रूल ऑफ लॉ यूके से आया है। शुरुआत से ही आप वहाँ देख सकते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, बिल ऑफ राइट, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप डाइसी के द्वारा देखें कि रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया गया था। तो रूल ऑफ लॉ विधि की सर्वोच्चता की एक परंपरा ब्रिटेन में विकसित हुई है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एप्लीकेशन वाले को, इक्वलिटी बिफोर लॉ को हम ब्रिटिश अप्रोच कहते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंस करने वाला है ये अमेरिकन अप्रोच है, ये अमेरिका से आया है। ऐसा इसलिए हुआ कि देखिए ब्रिटेन में एंग्लो, वेल्स, स्कॉटिश या कुछ आयरिश डिफरेंट उनके हैं, लेकिन सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल स्टेटस में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए यहां लॉ यूनिवर्सल अप्लाई किया गया और यहां कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आप अगर यूएसए की सोसाइटी को देखें, पॉपुलेशन को देखें, समाज को देखें, तो यहां एक बड़ा वर्ग ब्लैक के रूप में दिखता है और बाकी की आबादी कैसी है? व्हाइट। तो ये व्हाइट लोग का मोनोपोली रहा है वहां। ये पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली डोमिनिएंट सोसाइटी रहा है और ये लोग डिप्रेस्ड रहे हैं। तो वहां लगातार एक लड़ाई चली सिविल राइट मूवमेंट के नाम से। 1861 में अब्राहम लिंकन ने
इमेंसिपेशन, 13th अमेंडमेंट किया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस में और ब्लैक्स को गुलामी से, स्लेवरी सिस्टम से आजाद किया। उसके बाद इन लोगों ने सिविल राइट मूवमेंट और तेज किया और धीरे धीरे उन्होंने सारे नागरिक अधिकार हासिल किए। तो चूंकि अमेरिका के समाज में एक डिप्रेस्ड क्लास था, वो डिप्रेस्ड क्लास लगातार वहां स्ट्रगल किया है। मार्टिन लूथर किंग को याद करिए, 1964 में उनको नोबेल का पीस अवार्ड भी मिला और वे इसी मूवमेंट से जुड़े थे। यदि 68 में उनको गोली मार के हत्या नहीं होती तो शायद अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट वही होते। तो अमेरिका में लगातार वहां के ब्लैक सोसाइटी ने स्ट्रगल किया है और इस स्ट्रगल के परिणाम स्वरूप अमेरिका की सरकार ने इनके लिए समय समय पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस लाए हैं और इनको कुछ सुविधाएं दी गई है ताकि ये एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इक्वलिटी को अफोर्ड करने के लायक हो सके, जबकि ऐसा कोई संघर्ष ब्रिटेन में नहीं था। यहां ऐसा कोई डिप्रेस्ड क्लास नहीं था। तो यहां यूनिवर्सल एप्लीकेशन वाला फार्मूला चला है। अमेरिका में भी ये है, लेकिन उसके साथ क्या है, नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जैसे हमारे यहां ये भी है, साथ में ये भी है कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ये अमेरिकन कंसेप्ट है, क्योंकि अमेरिका के सोसाइटी में डिप्रेस्ड क्लास था और उस डिप्रेस्ड क्लास को धीरे धीरे स्ट्रेंथन किया गया है। और स्वाभाविक है कि जब इनको स्ट्रेंथन किया गया है तो इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस आए हैं, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है और इनके रिकॉग्नाइजेशन के अनुसार, इनकी जरूरत के अनुसार वहां स्पेशल प्रोविजंस आए हैं। तो यहां क्लासिफिकेशन हुआ है। अब हम लोग फिर से भारतीय परिवेश में इसको स्पष्ट करने की पूरी कोशिश करें। देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में जो रिकॉग्निशन होगा वो रिकॉग्निशन आर्बिट्रेरी भी हो सकता है। स्टेट इस पावर का मिसयूज कर सकता है और वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित स्वार्थ के लिए क्लास रिकॉग्नाइज कर सकता है और उसके लिए स्पेशल प्रोविजन ला सकता है। तो ये जो आर्बिट्रेरीनेस है, या आप कहें कि अनड्यू एडवांटेज से बचने के लिए एफएन वलसारा वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास के केस में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो क्लासिफिकेशन होगा वो किसी न किसी डिजायर्ड रिजल्ट के लिए होगा, कि हमको इस क्लास को इकोनॉमिकली, सोशियली, पॉलिटिकली अपलिफ्ट करना है, स्ट्रेंथन करना है ताकि ये इक्वलिटी को अफोर्ड कर सके। तो जो डिजायर्ड रिजल्ट है और जो क्लासिफिकेशन है उसमें रिलेशन होना चाहिए। और तब यहां एक कंसेप्ट दिया गया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के साथ कहा गया कि क्लासिफिकेशन जो है वो ऐसे ही नहीं होगा, वो किसी डिजायर्ड रिजल्ट के लिए होगा, सोसाइटी के इंटरेस्ट में होगा। किसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्लासिफिकेशन हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए, ताकि आर्बिट्रेरी
या अनड्यू एडवांटेज से बचा जा सके। तो आर्बिट्रेरीनेस है या अनड्यू एडवांटेज के सेंस में मिसयूज का सवाल उठता है इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। इससे बचने के लिए एफ इन बलसारा वर्सेज रेशनल नेक्सस, क्या करें, रेशनल नेक्सस का होना जरूरी है। ये एफ इन बलसारा और स्टेट ऑफ मद्रास के केस में ये इस्टेब्लिश किया गया कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया डोंट विदाउट मोटिव, कोई डिजायर्ड रिजल्ट होना चाहिए, कोई मोटिव क्लियर होना चाहिए कि इस मोटिव के लिए हम क्लासिफाई कर रहे हैं। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, डिफरेंशिएशन होगा लेकिन वो इंटेलिजिबल होगा, मतलब वो किसी सब्जेक्ट मैटर से, उचित सब्जेक्ट मैटर से, मोटिव से, उद्देश्य से जुड़ा होगा। और रेशनल नेक्सस होगा, मतलब दोनों में उचित लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए कि आप जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है, उन दोनों में रेशनल नेक्सस, लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए। मतलब बिल्कुल सही तरीके से ही क्लासिफिकेशन होना चाहिए, डिजायर्ड रिजल्ट के हिसाब से लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए और उनके लिए स्पेशल प्रोविजन इस तरह से लाया जाना चाहिए कि डिजायर्ड रिजल्ट फुलफिल होता हो, न कि किसी को अनड्यू एडवांटेज दिया जा रहा हो या आर्बिट्रेरीनेस, किसी को जानबूझकर सताने की कोशिश हो रही हो। तो विदाउट इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रेशनल नेक्सस, इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत क्लासिफिकेशन जो होगा वो अनवैलिड होगा। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो डिमांड करता है डिफरेंशिएशन का, स्पेशल लॉ का, क्लासिफिकेशन का, डिस्टिंक्शन का, लेकिन पॉजिटिव डिस्टिंक्शन जो अफर्मेटिव एक्शन के लिए है, जो किसी वेक्टर सेक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए है। और आपने देखा कि बलसारा बनाम मद्रास स्टेट के केस में उसमें दो कंसेप्ट जोड़ दिया गया जिसे अब ओल्ड डॉक्ट्रिन कहा जाता है, और उसमें आपने देखा कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रेशनल नेक्सस, रेशनल नेक्सस की बात की गई। लेकिन 1970 में ईपी रोयप्पा वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रेशनल नेक्सस यूनिवर्सल नेचर का नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जो इक्वलिटी है वो डायनेमिक नेचर का है, डायनेमिक नेचर का है, और ये एक्टिविस्ट सेंस कंटेन करता है। मतलब इक्वलिटी जो है वो उसका नेचर यूनिवर्सल नहीं है, वो डायनेमिक है। मतलब कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ इक्वलिटी का कंसेप्ट भी बदलेगा। सोसाइटी में सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में चेंज आएंगे और उस चेंज के अकॉर्डिंग ही इक्वलिटी का, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के सेंस में इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो यहां उन्होंने ये कहा कि ये जो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है
और रेशनल नेक्सस है, ये थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव और निगेटिव अप्रोच कंटेन करने वाला है। इसमें उन्होंने रीजनेबलनेस को ऐड किया कि समय के साथ हम देखेंगे, समझेंगे कि सोसाइटी के जिट्स नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, स्पेशल प्रोविजंस आए, लेकिन साथ में हमें यह भी देखना होगा कि उनका रीजन क्लियर हो, वो रीजनेबल हो, रेशनल हो, और समय के साथ यदि वो अप्रासंगिक हो गए हैं तो उनको रिमूव किया जाना चाहिए, और समय के अनुसार जो जरूरत है ऐसे नए क्लासिफिकेशन और नए प्रोविजंस को आने चाहिए। तो इस तरह से 1970 में ईपी रोयप्पा वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कंसेप्ट आया था बलसारा के केस में, इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन और रेशनल नेक्सस का, इसमें उन्होंने रीजनेबलनेस को जोड़ा और यह कहा कि डिजायर्ड रिजल्ट और क्लासिफिकेशन स्टैटिक नेचर का नहीं है, वो डायनेमिक है और उसके रिलेवेंस को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत किसी क्लासिफिकेशन को वैलिड या अनवैलिड मानेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 14 का, जिसमें मेनली 2 क्लाउज हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, और इसको मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। लेट मी अलो टू पुट द लास्ट वर्ड। मार्कंडे मिशन के प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश जीएस मतलब कि लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड सारे पेपर की पढ़ाई एडवांस लेवल पर और बेसिक लेवल पर हो रही है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ओनली 499 रुपीज के कॉस्ट पर अवेलेबल है। तो मैं समझता हूं कि जिनको रिक्वायरमेंट है वो यथाशीघ्र जुड़े और अवसर का लाभ उठाएं। लाइव क्लास में इंटरैक्टिव मोड में पीडीएफ और अन्य सुविधाओं के साथ टेस्ट, गेस्ट क्वेश्चंस, इन सारी सुविधाओं के साथ क्लास 6 to 12th के लिए बेसिक बैच और यूजी, पीजी, बीपीएससी और यूपीएससी के लिए एडवांस और फाउंडेशन दोनों लेवल की क्लास शुरू होगी। तो आप आइए, जुड़िए और मनोबल बढ़ाइए, हिम्मत रखिए। यू कैन डू, एंड आई होप दैट whatsoever is required you should do. Let me allow to discard from this video and to end this lecture. Many thanks to you. All of you are thanked.